2 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहला करंट अफेयर, आपके पता ही है सारे इंडिया में इलेक्शन का माहौल चल रहा है। एक इलेक्शन से जुड़ी हुई चीज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। बेसिकली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कोई कानून नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया एक डॉक्यूमेंट है। ये गाइडलाइंस है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन द्वारा जो जारी की जाती है। इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में होता क्या है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बोला जाता है कि कुछ चीजें जो आपने इलेक्शन में नहीं करनी है वो सारी इसके अंदर लिखी जाती है कि हमने एक अच्छे इलेक्शन करवाने के लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, वो आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनता है। ये सबसे पहली बारी इंडिया में दिखा था केरला के इलेक्शन में 1960 के। उसके बाद ये धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है और इसमें बहुत सारी चीजें ऐड भी होती गई, पर इसके लिए कोई कानून नहीं है, पार्लियामेंट ने कोई एक्ट नहीं बनाया है। ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना। ये बाइंडिंग है। लेट्स सपोज कोई पॉलिटिकल पार्टी इसे वायलेट कर देती है तो इसे वायलेट करने का कोई ऑफेंस नहीं है। ये सिर्फ तुम एक प्रॉमिस कर रहे हो कि हम ये काम नहीं करेंगे, पर अगर कर भी देते हो तो कोई वायलेशन नहीं है, ठीक है। क्लियर है। इसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे जनरल कंडक्ट होता है, मीटिंग्स कैसे बुलाई जानी है, प्रोसेशंस कैसे हैं, पोलिंग डे पे कैसे बिहेव करना है, वो सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं, ठीक है। क्लियर है। ये सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। तो ये नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, यानी कि तुम इसे लेके कोर्ट नहीं जा सकते कि कोई पार्टी इसे नहीं मान रही, पर इसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल हैं जिसके अंडर वैसे सजा हो सकती है, आईपीसी या आपके क्रिमिनल प्रोसीजर, इन सारी चीजों में। तो और कानून जरूर एग्जिस्ट करते हैं जहां से सजाएं मिल सकती हैं, पर ये इन स्पेसिफिक अगर तुम्हें ये स्टेटमेंट आती है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, वो गलत है। ये एनफोर्सेबल नहीं है, पर वो जैसे कि अगर मैं इलेक्शन में खड़ा हूं और मैं लोगों को इलेक्शन से एक रात पहले शराब बांटता हुआ पाया गया, ठीक है, वो सजा है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट में मैं लोगों को एक तरह से ब्राइबरी, रिश्वत दे रहा हूं, वो देना अलाउड नहीं है, वो ऑफेंस है, ठीक है संगम, नहीं देना। तो ये जो सिस्टम है ये सेट नहीं करना। तो आपका इस तरीके से सजा मिल जाएगी, पर कोई ये नहीं बोल सकता कि मैंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट किया। मॉडल कोड था, मैं मॉडल नहीं रहा, तो क्या हुआ, ठीक है। नेक्स्ट एक अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। इंडिया की सबसे पहली फुल लेंथ मूवी कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। वाह क्या बात है। मैंने आज बथेरे लोगों से पूछा, किसी को नहीं पता था। क्या बात है, मूवीज के बारे में बड़ी नॉलेज स्ट्रॉन्ग है। राजा हरिश्चंद्र करके एक मूवी थी जो इंडिया की पहली बारी फुल लेंथ की मूवी बनी, पूरी लेंथ की, जो तीन उस टाइम तो 4-4 घंटे की मूवी बनती, यानी कि पूरी स्टोरी की फुल लेंथ, शॉर्ट स्टोरी नहीं थी, फुल लेंथ की मूवी बनी थी। राजा हरिश्चंद्र फर्स्ट मूवी थी। वो मूवी को बनाने वाले थे दादा साहेब फाल्के। तो आपके दादा साहेब फाल्के को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी बोला जाता है, क्योंकि इन्हीं से शुरुआत हुई इंडियन सिनेमा की। तो इसके बाद अब इनकी तो ऑब्वियसली डेथ हुई, 1912 की मूवीज की हम बात कर रहे हैं, 1912 की 30, हाँ 30, हाँ 30, 1930, 13, अच्छा सॉरी 1913, चलो 12-13 जो भी, ठीक है। तो आपके दादा साहब फाल्के ने तब से शुरू किया। तो हुआ क्या, आपके इंडिपेंडेंट इंडिया की गवर्नमेंट ने दादा साहब फाल्के के नाम पे अवार्ड शुरू किया ऐसे लोगों की रिकॉग्निशन में जिन्होंने सिनेमा में बहुत बेटर काम किया। इस साल का अवार्ड आपके रजनीकांत को दिया जा रहा है, ठीक है। तो पता ही है रजनीकांत को बहुत मूवीज में माना जाता है, ठीक है, बहुत पुराने एक्टर हैं, तो इसलिए उन्हें अवार्ड मिलता है। ये बहुत ही हाई अवार्ड माना जाता है, बहुत ही रेप्यूटेड अवार्ड है, ठीक है, किसी को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलता है तो।
नेक्स्ट एक आपकी टेक्नोलॉजी जो आपके फोन्स में भी आती है और भी बथेरी जगह काम आती है, जिसे कहते हैं फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम क्या है? ये वो टेक्नोलॉजी है जो कैपेबल है ऑफ मैचिंग अ ह्यूमन फेस फ्रॉम अ डिजिटल इमेज और वीडियो, ठीक है, अगेंस्ट अ डेटाबेस ऑफ फेसेस। ये आपकी गवर्नमेंट के बड़े काम आती हैं। होता क्या है, जैसे लेट्स सपोज कहीं पे, अब ना आजकल क्या करने लगे हैं, लेट्स सपोज कहीं पे कोई दंगे हो गए, जैसे दिल्ली राइट्स हुए थे 2019 में। दिल्ली राइट्स में कितने लोगों को अरेस्ट किया, वो अरेस्ट करते कैसे हैं, जगह जगह से अब सीसीटीवी फुटेज ले लेते हैं। सीसीटीवी फुटेज के बाद डेटाबेस से शक्लें ढूंढ ढूंढ के पहचान लेते हैं ये बंदा कौन है, ठीक है। तो ये चाइना इस चीज में बहुत आगे है। चाइना में तो लिटरली इतनी हर गली में हर कोने पे कैमरास है, तो हर सिटीजन का उन्हें पता है वो कर क्या रहा है, ठीक है। सिर्फ लेट्स सपोज मास्क भी डाला हुआ है, आधा फेस भी है ना, तब भी पहचान लेते हैं ये बंदा कौन है। तो वो अपने हर सिटीजन के ऊपर नजर रख के बैठे हैं। तो ये गवर्नमेंट के सर्वेलेंस के इस तरीके से काम आता है फेशियल रिकॉग्निशन, पर आपके आम लाइफ में तुम्हारे फोन अनलॉक करने के काम आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों के लिए ये फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है। एक फोन क्या करता है, पीछे आपका डिजिटल फेस बना के रख लेता है, ठीक है। जब तुम अपना फेस उसके सामने लाते हो, वो उस डेटाबेस से मैच करता है उसे। अगर वो फेस सेम है तभी वो अनलॉक होगा, नहीं तो अनलॉक नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है? तो बेसिकली करंट अफेयर क्या बना कि एक उबर के ड्राइवर के कहीं सिर पे चोट लगी या कुछ, मतलब उसके फेस में कुछ चेंज आया था। हाँ, तिरुपति जाके बाल कटवा दिए, टॉर्सड हेड, यानी कि बाल कटवा के आ गया। तो उबर में लॉग इन करने से पहले कोई कंडीशन होगी कि अपनी फोटो खींच के सिस्टम में अपलोड करनी होती है। सिस्टम ने उसे लॉग इन ही नहीं करने दिया कि ये पर्सन तुम हो ही नहीं, ठीक है। तो इन सिस्टम में ऑब्वियसली फ्लॉज भी हैं, तो वो यहाँ दिखते हैं। नेक्स्ट इज बिमस्टेक। एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, शॉर्ट में बिमस्टेक। ये आपकी जो बे ऑफ बंगाल के आसपास देश है ना, उनकी ऑर्गेनाइजेशन, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन सारी कंट्रीज की जो बे ऑफ बंगाल के आसपास पड़ती हैं, जैसे कि मतलब कुछ उससे नहीं भी टच करती, ठीक है। बांग्लादेश, उसके बाद इंडिया के फेवर के कारण भूटान और नेपाल भी इसमें जोड़ दिए गए हैं। दो, उन्हें बॉर्डर नहीं टच करती, पर उनका ट्रेड जरूर बे ऑफ बंगाल से जाता है, इंडिया से होके उसके थ्रू। इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड, ये बाकी सारी कंट्रीज को बे ऑफ बंगाल टच करता है, अगर आप मैप देखोगे, ठीक है। ये सारी कंट्रीज की पार्टनरशिप है। तो अभी तक इसमें कोई सॉलिड एग्रीमेंट नहीं हुआ, पर ये कंट्रीज टोटल 14 सेक्टर्स में कोऑपरेट करती हैं एक दूसरे से, मतलब वादा है कि हम करेंगे, ठीक है। अभी तक कोई ठोस एग्रीमेंट नहीं हुआ इन चीजों का, हर साल बस मीटिंग होती है, तो वही इसे उसी के थ्रू आगे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी बे ऑफ बंगाल की कंट्रीज की पार्टनरशिप है। क्लियर है? नेक्स्ट करंट अफेयर है जॉइंट लॉजिस्टिक्स हब। मैम ने आज आपको करंट अफेयर तो भेज दिए थे ना, ठीक है। जॉइंट लॉजिस्टिक्स हब, ये बेसिकली आपके आर्म्ड फोर्सेस, आपकी जॉइंट कमांड, जहां पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, यानी कि लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है सप्लाई। लॉजिस्टिक का मतलब होता है सप्लाई, जहां पे फ्यूल भी आ गया, ठीक है, वेपन्स भी आ गए, सब कुछ आ गया। तो आपके जॉइंट लॉजिस्टिक हब इंडिया में 3 अभी बनाए जा रहे हैं, जहां पे तीनों आर्म्ड फोर्सेस अपने रिसोर्सेज को पूल इन करके एक दूसरे की मदद करेंगी, जिसके पास जो चीज ज्यादा है या उस चीज की कमी से डील करने का भी एक्सपीरियंस है, वो दूसरे के साथ बांट सके, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक हब होंगे आर्म्ड फोर्सेस के लिए, जहां पे स्मॉल आर्म्स, एम्यूनिशन, राशन, फ्यूल, जनरल स्टोर, सिविल हायर ट्रांसपोर्ट, सिविल एविएशन, क्लोथ, स्पेयर्स, इंजीनियरिंग सपोर्ट, सब कुछ मिलेगा।
तो आर्म्ड फोर्सेस एक दूसरे की अभी क्या इंडिया में सबसे बड़ी आर्म्ड फोर्सेस में प्रॉब्लम जो लॉन्ग टर्म में अब दूर की जा रही है वो ये है कि हम ना पुराने जमाने की ट्रेडिशनल वॉरफेयर के तरीके से ही अपनी आर्म्ड फोर्सेस को रखते आए हैं। ट्रेडिशनल वॉरफेयर क्या होता था, आर्मी अलग काम करती थी, एयरफोर्स अलग काम कर रही है, नेवी अलग काम कर रही है, जो जो उन्हें ऑर्डर दिया गया उसके मुताबिक एक दूसरे से इनकी कोऑर्डिनेशन बहुत लिमिटेड थी। अब रिसेंट ईयर्स में आपकी सरकार क्या कर रही है, आपकी आर्म्ड फोर्सेस को ना मॉडर्न वॉरफेयर के लिए तैयार कर रही है। जैसे ज्यादातर दुनिया के एडवांस्ड आर्मीज काम करती हैं, उनमें क्या होता है, सबसे पहले तो एक कॉमन ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है जो सारी फोर्सेस का हेड होगा। हमारे इंडिया में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया, ठीक है, 2 साल पहले बिपिन रावत को, जो तीनों फोर्सेस का हेड है, जो तीनों फोर्सेस के हेड है, ठीक है। उनके अंडर मतलब तीनों के चीफ, आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ, तीनों आ गए। उसके अलावा आपकी लॉन्ग टर्म में इन्हीं की कोऑर्डिनेशन जितनी हम बढ़ाएंगे ना, हम उतना इंडिया नए वॉरफेयर के लिए रेडी होता जाएगा। आपका यूएसए इन तीनों की कोऑर्डिनेशन बहुत बेटर करता है, इसी कारण उसकी आर्मी पावरफुल है, मतलब उसकी आर्म्ड फोर्सेस पावरफुल है। तो वही चीज हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। अगर आर्मी आपकी बैटल पे जा रही है, एयर सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, नेवी की तरफ से ब्लॉकेड्स लगाने बहुत जरूरी है, ये सब कुछ एक साथ करना बहुत जरूरी है। तो उसी के चलते हुए ये अलग अलग इनिशिएटिव्स बनाए जा रहे हैं। अभी के लिए गवर्नमेंट ने 3 जॉइंट लॉजिस्टिक हब बनाने के सैंक्शन किए थे, एक मुंबई में, एक गुवाहाटी में और एक पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है। तो 2 आपके पहले ही बन के तैयार हो गए थे, पोर्ट ब्लेयर में और गुवाहाटी में। अब मुंबई वाला, मतलब जो करंट अफेयर था कि अब मुंबई वाला ओपन हो रहा था, आपकी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने ओपन किया है ऑब्वियसली। तो इससे आपकी ये ट्राई सर्विसेज 3 अपने लॉजिस्टिक हब बना चुकी है, क्लियर है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ये बेसिकली वर्ल्ड्स एयरलाइन एसोसिएशन, एक तरह से ट्रेड एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड एयरलाइंस है ये, ठीक है। सारी एयरलाइंस की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ताकि ये मतलब अगर सारी एयरलाइंस एक साथ आ जाएंगी एक ऑर्गेनाइजेशन पे, दुनिया भर की गवर्नमेंट से कोई भी तुमने पॉलिसीज एग्री करवानी है, कुछ भी एग्री करवाना है, तुम हमेशा एक जॉइंट वॉइस बन के सामने आ सकते हैं। इसके कारण ये सारी ऑर्गेनाइजेशन ने एक साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई। ये सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल में बेस है, ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है। तो ये आपकी एयरलाइन एक्टिविटी के रिगार्डिंग पॉलिसीज और स्टैंडर्ड्स बनाता है कि एयरलाइन सीटिंग में कितना गैप होना चाहिए, एयरप्लेन का साइज, ये सब कुछ ये स्टैंडर्ड्स भी इसमें बना लेते हैं और आपस में कोऑर्डिनेट भी कर लेते हैं, क्लियर है। तो इसकी ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन, टोटल 57 एयरलाइंस इसके मेंबर्स हैं जो 31 कंट्रीज से आती है, ठीक है। दुनिया की सबसे मेजर एयरलाइन सारी इसकी पार्ट है। नेक्स्ट आपके स्कॉटलैंड के रिगार्डिंग एक करंट अफेयर है, जूम कर देता हूं, पढ़ना मुश्किल हो रहा है, हमारे पास पूरा ऑप्शन है। वो फाउंडिंग जो उसमें देख रहे थे आईआईटी मेंबर तो सिर्फ 196 अच्छा, आज फाउंडिंग सॉरी 57 एयरलाइंस थी, अब तो 117 कंट्रीज रिप्रेजेंट होती हैं और 290 एयरलाइंस हैं, ठीक है। हाँ सॉरी, मुझसे गलत बोला गया। लास्ट आपके कुछ स्टेट सर्विसेज के लिए फैक्ट, डेट बिल्स ऑफ स्कॉटलैंड। देखो आपके ना जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के हाँ 2 पार्ट है, ठीक है। एक इंग्लैंड है, जो अगर आप ब्रिटेन का आइलैंड देखोगे ना पूरा, नीचे वाला हिस्सा आपका ब्रिटेन है, सॉरी इंग्लैंड है, और ऊपर वाला जो हिस्सा है ना ये स्कॉटलैंड है। तो ये दोनों एक साथ वैसे मिलके रहते हैं, पर ये दोनों की सरकारें अलग अलग होती हैं, इंटरनेशनल मैटर्स लंदन से डील होते हैं, पर आप जो लोकल अफेयर्स हैं ये दोनों अपना अलग अलग चलाती हैं। तो कोशिश स्कॉटलैंड इस टाइम क्या कर रहा है, पहले भी एक बार ये रेफरेंडम हो चुका है स्कॉटलैंड में। रेफरेंडम का मतलब है वोट हो चुकी है कि स्कॉटलैंड अलग कंट्री बन जाए आपकी,
पर तब क्या कहते हैं आपके स्कॉटलैंड के लोगों ने इस रेफरेंडम को रिजेक्ट कर दिया था। अब जो स्कॉटलैंड की पार्टी है वो अगले साल इलेक्शन है, वो और बड़ी मेजोरिटी से जीत के उसके बाद दोबारा से रेफरेंडम करवाना चाहती है। तो अब इस टाइम स्कॉटलैंड की जो गवर्नमेंट है ना वो इंटरनेशनल है। अब कोविड के चलते हुए बहुत सारी गवर्नमेंट्स को पैसे की किल्लत पड़ी है क्योंकि टैक्स कलेक्शन गिर गई। तो आपकी स्कॉटलैंड की जो गवर्नमेंट है वो ना मार्केट में बॉन्ड्स जारी करके पैसे रेज करने की कोशिश करने वाली है। उनकी जो बॉन्ड्स हैं, जो डेट बिल्स हैं, बॉन्ड होता है एक डॉक्यूमेंट दे दिया जिसपे लिखा होगा कि तुमने सरकार को 1 लाख रुपए दिए हैं, सरकार तुम्हें 1 लाख रुपए इस डेट को रिटर्न कर देगी प्लस इतने % इंटरेस्ट रेट देगी। होते हैं बॉन्ड, मतलब वो प्राइवेट कंपनीज भी बॉन्ड इशू कर सकती हैं, सरकार भी इशू कर सकती है। बॉन्ड बस एक पेपर होता है जिसके ऊपर ये लिख दिया जाता है, डेट फिक्स होती है, सब कुछ होता है उसके ऊपर। तो डेट बिल्स जो स्कॉटलैंड के हैं ना, इनका नाम ही अलग है, इन्हें कहते हैं किल्ट्स, जो स्कॉटलैंड की गवर्नमेंट इशू करती है। ठीक है, तो अलग वर्ड रखा है उन्होंने अपने लिए, तो किसी में पूछा जा सकता है तो लिख दिया है। वैसे तो ऐसे फैक्ट भी शायद ही पूछे जाए, पर स्टिल हम कवर करके चलेंगे। नेक्स्ट इज इंडिया का सुएज कैनाल। अभी पता है सुएज कैनाल ब्लॉक हो गया था, ये न्यूज़ तो सबने सुनी होगी। तो सुएज कैनाल जो ब्लॉक हो गया था, हमें सुएज कैनाल की इंपॉर्टेंस क्या है? सुएज कैनाल से इंडिया का जो ट्रेड है वो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप को जाता है। इवन साउथ अमेरिका का ट्रेड यहां से जाता है। ठीक है, तो कई बार ना ये यूपीएससी या किसी भी स्टेट सर्विसेज में क्वेश्चन बन के आ सकता है कि अगर इंडिया से कोई कार्गो यूरोप भेजना है तो वो कार्गो कहां से पास करेगा? उसका आंसर होगा सुएज कैनाल। तो ये वाला रूट मतलब आपको पूछा जा सकता है कि यहाँ से रेड सी गए, रेड सी से सुएज कैनाल से मेडिटेरेनियन सी, और उसके बाद लेट्स सपोज यूएस से जाना है तो यहाँ पे एक और छोटा सा चैनल पड़ता है, गल्फ ऑफ जिब्राल्टर। वहां से क्रॉस किया, अटलांटिक ओशन आ गया, अटलांटिक ओशन क्रॉस करके यूएसए या कनाडा कहीं पे। तो ये आपने जो पूरा रूट है, अपनी एटलस खोलनी है, वर्ल्ड मैप खोलना है, इस पूरे रूट को आपने, ये जितने भी आपके इस रास्ते में स्ट्रेट पड़ते हैं, जैसे यहां कौन सा स्ट्रेट है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हॉर्मुज तो आपका यहां पड़ गया। मैं ये रेड सी के एंट्री से बात कर रहा हूं। ये तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ना? हाँ जी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका की, यानी कि इंडियन ओशन और रेड सी के बीच में कौन सा स्ट्रेट पड़ता है? सर अदेन। सही भी हो सकते हो उमेश, तुम गलत भी हो सकते हो, बाकियों को आज का ढूंढने का मैं मौका देता हूँ। ठीक है, कल के लेक्चर में ये रूट सारा आपको याद होना चाहिए, अपनी एटलस देखना और सारा रूट, कोई भी स्ट्रेट कुछ भी इसके बीच में पड़ता है वो आपको पता होना चाहिए। मैं वो कल की क्लास में पूछूंगा। और एक इस मैप को अच्छे से देख के आना, इस रूट के, इसमें से ही क्वेश्चंस पूछूंगा। ठीक है, बस इंडिया से सामान यूएस से भेजना है सुएज कैनाल के थ्रू। उसके रास्ते में अब शिप को इमेजिन करते जाना कहां से जा रही है, उसी में से मैं कुछ पूछूंगा। ठीक है, ये है आपके आज के करंट अफेयर।